पूत के पाँव पालने में ही नजर आ जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनूर्वी मेहरा और आप मुझे सुन रहे हैं हाय ऑन साहित्य में। रेत की मछली के 5वें अध्याय के पहले भाग में हमने देखा कि कैसे कुंतल और शोभन अपना वैवाहिक जीवन सुख से शुरू करते हैं। शोभन की एक मुंह बोली बहन है जिसका नाम है मीनल, और वो अक्सर शोभन के साथ यूनिवर्सिटी जाया करती है। और उसी के भाई के शादी के लिए कुंतल को लगभग ज़बरदस्ती लखनऊ भेजा जाता है, क्योंकि वह बार बार शोभन से ये रिक्वेस्ट करती है कि उसे ना भेजा जाए, मगर शोभन होते हैं और अपनी ज़िद पर अड़ जाते हैं। और अंततः कुंतल मीनल के यहाँ लखनऊ पहुँचती है। और जब वह पहुँचती है तो मीनल का पहला प्रश्न यही होता है कि शोभनदा क्यों नहीं आए। शोभनदा नहीं आते, लेकिन अगले दिन उनका पत्र आता है कुंतल के नाम। यहाँ तक हमने यह अध्याय सुना था। अब आगे पढ़ते हैं कि पत्र में क्या लिखा आया था और कहानी कैसे आगे बढ़ती है। हमेशा की तरह इस अध्याय और पिछले अध्याय का डिस्कशन इस अध्याय के बाद में एक छोटे से सेक्शन में होगा। मैं बोलकर बताऊंगी, आप लिखकर कमेंट्स में अपने विचार हमसे साझा कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं रेत की मछली के 5वें अध्याय का दूसरा भाग। वह पत्र अभी ठीक उन्हीं तहों में कागजों के बीच मिला था। ऊपर के परतों का रंग हल्का हल्का सा उतर चुका था। कोने थोड़े से घिस गए थे, लेकिन पत्र के अक्षर ज्यों के त्यों ठीक वैसे ही जैसे उस क्षण थे, दिखे थे, बने रहे। कुंतो, ट्रेन जब चली और खिड़की से बाहर नीचे लटका हुआ तुम्हारा हाथ विदा की मुद्रा में किसी बिंधे हुए पक्षी के पंख की तरह फड़फड़ाने लगा, तो अकस्मात मेरा मन बिलखने सा लगा। मैं जानता हूँ कि इस बार मैं ज़रा तुम्हें मना करता तो तुम लखनऊ जाना रोक सकती थी, लेकिन मैं जानता था कि इधर मैं जिस मनस्थिति में था उसमें मैं तुम्हें बार बार दुखी करता, और मीनल, केवल मीनल इस समय तुम्हें संभालने में समर्थ है। मेरा सारा मोह बार बार कहता था कि मैं तुम्हें रोक लूं, पर पिछले 1 महीने मीनल के जो पत्र कलकत्ते से आए उनके कारण तुम बेहद थककर चूर हो चुकी थी, और मेरा यह अंतर मंथन भी तुम्हें झेलना पड़ता तो तुम निश्चित ही बीमार पड़ जाती। लेकिन तुम सामने थी ना, तो केवल मेरी विफलता भी मानो मछली हुई थी। ज्यों ही ट्रेन चली और मैं अकेला रह गया कि मुझे लगा जैसे कुछ भी तो नहीं हुआ मुझे। ट्रेन चली, प्लेटफॉर्म खाली रह गया और मैं डाल से डाल पर अटक कर गिरते हुए पीले पत्ते की तरह ठहर ठहर कर गेट की ओर बढ़ने लगा। गाड़ी निकाली, कॉफ़ी हाउस आया, 1 प्याला कॉफ़ी पी। इतने में मानिक मिले। मानिक ने कहा कि जबलपुर से चंदन बिबिया के पति आए हैं। बिबिया को कुछ ऑपरेशन होने वाला है, खतरनाक सा। मैं बहुत चिंतित हुआ। तुरंत गाड़ी भगाता हुआ अस्पताल पहुंचा। कहीं कुछ न था। बिबिया प्रसन्न थीं और मुझे देखकर खिल उठी थी। चुपचाप अकेली पड़ी थी। बड़ी भाभी उनका सिर दाब रही थी। बगल में पालने में बच्चा पड़ा था। बच्चे की कलाई में एक चूड़ी पड़ी थी जिस पर उसके पिता का नाम लिखा था। बिबिया मुझे देखते ही बोली, कहो कुंतल के गुलाब, तुम्हारी पटरानी कहाँ है? हमने जब बताया कि महाराज हर्षवर्धन की महारानी को महाराज हर्षवर्धन की प्यारी बहन राजश्री भगा ले गईं, तो बिबिया और भी प्रसन्न हुई। जब मैंने बताया कि उनकी मीनल के लिए एक लड़का जबलपुर में देखा गया है और वो सबको पसंद आया है, तब बिबिया और भी पुलकित हुई। बोली, हमसे मिलने कुंतल कभी जबलपुर नहीं आई, पर अब अपनी प्राण प्रिया सखी से मिलने जबलपुर आएंगी। कुंतल पर तो उनकी प्राण प्रिया सखी का अधिकार है, वह उसके पास ठहरेगी, पर मेरा अत्यंत लोभी तथा झूठा भाई मुझे छोड़कर कहाँ ठहरेगा। अस्पताल में शाम हो गई थी। मैं लौटा तो सिविल लाइंस में परेश भैया, उनकी पत्नी और चुन्नी बीबी मिल गए। सभी बहुत जिद करते रहे साथ चलने को, पर मैं नहीं आया। बहुत इच्छा थी अस्पताल से सीधा घर जाऊं और संतोला से मिलूं, पर नहीं गया।
और बस ख्याल आते ही पता नहीं क्यों मनस्थिति जो हल्की हुई थी फिर बेहद भारी हो आई। इस स्थिति में देव बाबू से भेंट हुई। चांद निकल आया था और अजब से मूड में था। बेहद अकेलापन मुझे लग रहा था और मुझे बेहद याद आ रही थी मीनल और बेहद याद आ रही थी कुंतल। तमाम इधर उधर की बातें करने के बाद देव बाबू को इस बात का पता नहीं कैसे आभास लग गया कि मैं अंदर से बहुत सुस्त हूँ। उसने तुरंत पूछा, कुंतल अपनी सखी के साथ चली गई है क्या? मैंने बताया हाँ। तो देव बाबू रात 11:30 बजे तक मेरे साथ टहलता रहा और बहुत सी बातें होती रही। अपने सुस्त और उदास होने के कितने झूठ मूठ के कारण मैंने उसे बताए होंगे। लौटकर आया तो इतना थक चुका था कि कह नहीं सकता। अन्ना कैरेनिना के 25-30 पृष्ठ पढ़े और सो गया। रात को बेहद ठंड थी पर गहरी नींद आई। सुबह 5 बजे ही नींद खुल गई। उठा, मुंह हाथ धोया, सोचा डायरी लिखूं पर नहीं लिखी। 7 बजते बजते मोटर स्टार्ट की और चल दिया। कहाँ मुझे नहीं मालूम था। बस गाड़ी चलती जा रही थी और मैं दरवाजे से टिका शिथिल बैठा था। गाड़ी कानपुर रोड पर चली, खुशरोबाग रोड पर चली, चौक की ओर मुड़ी, खुलदाबाद के दोनों फाटक पार किए और डफरिन अस्पताल के गेट में मुड़ गई। पर इस समय मरीजों से मिलने का समय तो है नहीं। मैं करूँगा क्या? और बिबिया के पास सुशीला इधर क्यों आई? अभी तो कल शाम को मिलकर गया हूँ। इस समय मिल ही नहीं सकता। मिलूँगा भी तो बात क्या करूँगा? पर अस्पताल के अंदर बेवक्त गाड़ी लाकर लौटा ले जाने से भी तो कोई लाभ नहीं। मैं बिबिया के बेड की ओर बढ़ा तो देखा बिबिया चादर ओढ़े पड़ी थी। देखते ही मुस्कुराई, बोली, पास आओ। पास जाने पर बहुत धीमी आवाज़ में बोली, कहो शोभन, कुंतल चली गई तो अब सुबह उठकर चाय पीने चले आए हो? तुमने संतोला समझ रखा है? मुझसे चवन्नी वसूल कर लोगे चाय के लिए? मैं तुम्हारे लिए 1 पैसा नहीं खर्च करूँगी, समझे? लालची और झूठे भाईजान। मैं चुपचाप हंसता रहा। फिर बिबिया बोली, सुबह 5 बजे से तुम्हारी बातें हो रही हैं। किससे? हमने पूछा। संतोला से। वह रात को बिबिया के पास रही थी और सवेरे से उठकर दोनों बतिया रही थी। मैं कुछ कहूँ कि पीछे के दालान से मुंह हाथ धोकर आंखें पोंछते हुए संतोला कमरे में देखकर मुझे हंसी। सिर्फ इतना कहा, उस दिन शाम को तुम्हें आना नहीं था तो कह क्यों गए थे? सारी शाम सब लोग तुम्हारा इंतज़ार करते रहे। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। 10 मिनट हो गए थे। मैं कमरे के बाहर चला आया। संतोला से कहा, चलो बाहर बातें करेंगे। बाहर आए। अब इसके बाद की बातें तुम्हें लिख रहा हूँ। ये वे बातें हैं जो एक पात्र के मन ने कहीं और दूसरे ने अच्छी तरह सुन ली। दालान की सीढ़ियों से उतरते हुए शोभन और संतोला। संतोला ने कहा, कहो शोभन, कुंतल गई तो अब फुर्सत मिलने लगी। जानती हूँ कि उसमें डूब गए हो। शोभन, नहीं संतोला, मैं बहुत अभिशप्त हूँ। डूब पाता कहीं किसी में पूरी तरह तो चैन मिलता। बहुत कुछ उसमें डूब चुका है, पर कुछ नहीं डूबा तो नहीं डूबा। नहीं संतो, इस बार जानबूझकर मैं कम आया। संतोला, अच्छा किया। ज़्यादा आकर भी क्या होता? फुर्सत भी तो नहीं मिलती बात करने की, और अब बात भी क्या करनी है कुछ। शोभन, हाँ, एक बात और करनी है। सुनो संतोला, बहुत कुछ जो मुझ में मर चुका था उसे लगता है फिर से जिलाने के लिए यम के सामने एक यमी आ खड़ी हुई है। मैं मरना नहीं चाहता संतोला, फिर से जीना चाहता हूँ, लेकिन फिर से जिलाकर कोई मरने को छोड़ दे, ये भी मैं नहीं चाहता। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, नहीं चाहता। पर क्या इस बार सचमुच अमृत मिल सकेगा? क्या जो होठों से लगा वह अमृत है? संतोला जैसे मेरे मन का भाव समझ जाती है, बहुत ममता से डूबी हुई आवाज़ में पूछती है, संतोला, क्या बात करनी है शोभन?
बोले, अच्छा आज बातें करेंगे। मैं भी तो चाहती हूँ तुम जियो। मैं तो अब कुछ नहीं कर सकती, पर चाहती हूँ कोई संपूर्णतः जिला दे। कुंतल ने जितना किया, क्या उसके लिए मैं उसकी आभारी नहीं हूँ? पर जो दूसरा अंश अब भी धीरे धीरे मर रहा है, उसे कोई जिला दे तो मेरी अंतरात्मा पर थोड़ा और बोझ है, उससे भी मुक्ति मिलेगी क्या? सुनो, अगर कहीं भी अमृत है तो उसे पीने में हिचकते क्यों हो? पर सुनो भी तो, ये अमृत देने वाला कौन है? इस एक यमी का असली नाम बताओ। शोभन, अरे तुम नहीं जानती? उसका नाम है बेनो। बेनो जी, वही जो सोन मछली रेड फाइटर मेरे मन से तुम्हें धीरे धीरे पी गई थी। तुम दुग्ध धवल हो ना, उजले दूध की तरह। पगली ऊपर से नाना कहती थी। मैंने दूध का कटोरा सामने रख दिया। कहा, पीना होगा तुम्हें। मैं कुंतल नहीं हूं कि तुम्हारी जिद मान लूं। शोभन, मगर संतोला, फिर इतना कष्ट क्यों हुआ मुझे? बेहद बेहद। और सबसे अजीब ये कि एक बार भी तुम्हारा सहारा मैंने नहीं चाहा, न कुंतल का न बेनू का। संतोला, तुम थोड़े जिद्दी हो, थोड़े घमंडी। सो अपने संपूर्ण अहम को जब किसी को भी अर्पित करते हो, तब पहले ये याद आता है कि एक पागल, मजबूर और कमज़ोर संतोला को अर्पित किया था। कोई फल नहीं निकला। नहीं, अब मन चाहे जितना कहे, किसी को अपना व्यक्तित्व अर्पित होने को आकुल, आतुर। फिर तुम्हें याद आता है मेरा पराजित व्यक्तित्व, जिसे तुमने पूजा था, और तुम खीज, कटुता, विषाद, खिन्नता और अंत में आंसुओं में फूट पड़ते हो। पर अब बस करो, एक बार और विश्वास करो। दे डालो ना अपने को, मैं कह रही हूँ। जानती हूँ इसके बाद भी तुम्हारे जीवन से नहीं मिट सकती। कुंतल अपने को देना जानती है, मैं नहीं जानती थी। पर बहुत कुछ जो मुझे आता था वह बेनू को आता है। धीरे धीरे उसे सपनों की उन गलियों को मोड़ देना भी आ जाएगा, जहाँ पहुँचकर तुम सचमुच कला सृजन के स्तर पर पहुँच तुरंत जाते हो। एक बात और है, सुनो, बेनू में मुझसे ज़्यादा साहस है, ठहराव है, और बहुत कुछ है जो मुझ में नहीं था। ये सब न किसी ने होठों से कहा, न किसी ने कानों से सुना। छोटे छोटे वाक्य प्रकट में बोलकर बाकी ये सारी बातें मन में होती रहीं। इतने में शन्नू आई और उसने बताया कि जबलपुर से जीजा आए हैं। मैं तुरंत गाड़ी लेकर गया। संतोला गाड़ी पर जाने को राजी नहीं होती थी। तुम्हारा कुछ भरोसा नहीं, किस मोड़ पर किधर घूम जाओ और भटकते रहो। तुम रद्दी किस्म के ड्राइवर हो। खैर, मैंने उन्हें गाड़ी में ठूसा और बीच चौक में से होकर उन्हें घर पहुंचाया और रास्ते में कोई बात नहीं की। वे पीछे की सीट पर बैठी थी और मुझे बार बार ये लगता था कि आगे की सीट पर मेरे बार बार संकेत करने पर भी कि पीछे संतों के पास बैठो, बेनो जी, गोल्ड फिश रेड फाइटर आराम से सामने की सीट पर बैठ गई है और अपने रूखे रूखे केश झुला रही है और बड़े गुमान से कह रही है, मैं तो सबकी दुलारी हूँ, तुमसे डरती थोड़ी ही हूँ शोभन। ज़्यादा मुझे डांटोगे, फटकारोगे तो कर दूंगी तुम्हारी शिकायत कुंतल जी से। मैं चुपचाप बेनू जी के इस व्यवहार से कुछ हार कर, कुछ खींच कर, कुछ मन ही मन प्रसन्न होता हुआ चुपचाप गाड़ी चला रहा हूँ। अतर सुइया पार कर ली। अब चौड़ी सड़क आ गई है। मैंने गाड़ी रोकी कि भैया मिले। भैया से बातें होती रहीं। घर पहुँचा तो जीजा मिले, बेहद प्रसन्न। भाभी ने कॉफ़ी बनाई थी। कॉफ़ी और जलेबी का नाश्ता हुआ। मैं लौटा तो मन शांत था। कॉफ़ी हाउस गया, घर आया, तुम्हें खत लिखने बैठा। 2:30 बजे हैं। कुंतो, मेरी अभिन्न मित्र, मेरी साथिन, मैं चाहता था कि कुछ दिन अकेले रहकर अपने सारे जीवन का पुनर्मूल्यांकन करूँगा, अपने में बिल्कुल डूबकर। लेकिन लगता है अब मैं अपने से भी बातें करूँगा तो वह बिना तुम्हारे माध्यम के नहीं कर पाऊँगा। तुमसे बातें करता हूँ तभी अपने को समझ पाता हूँ। अच्छा, एक काम करो,
जिसके लिए मैं बेहद उत्सुक हूँ। कामकाज, उत्सव समारोह से ज़रा सा अवकाश मिलने पर थोड़ी देर के लिए बेनू से मिलने की कोशिश करो और उसे निम्नलिखित संदेश कह दो। सुनो बेनू, मेरे मन की दुविधा अब समाप्त है। अब मैं फिर पहले जैसा हूँ, गंभीर, अथाह समुद्र की भांति। और उस अथाह समुद्र में एक गोल्ड फिश रेड फाइटर कल्लोल कर रही है और समुद्र अपनी विशाल लहरों जैसी बाहों में समेटे हुए सारी विपत्तियों से उसे अभयदान दे रहा है। एक अजीब तूफान से जो समुद्र को झकझोरने की कोशिश की, उससे समुद्र हारा नहीं, अंत में विजयी साबित हुआ। हाँ, तूफान के कारण समुद्र में जो विक्षोभ हुआ, उससे समुद्र के अंतराल में कब से डोलती हुई कई चीज़ें सतह पर आ गई। उनमें से कुछ काई और सिवार हैं, कुछ रत्न, मुक्ता और अमृत। काई और सिवार अपने आप गल जाएंगे, बहुत कुछ गल गए। मुक्ता, रत्न और अमृत सभी को अर्पित हैं तुम्हारे माध्यम से। अच्छा सुनो, वहाँ खूब प्रसन्न रहना, सबको खूब प्रसन्न रखना। मीनल को मेरा आशीर्वाद कहना। तुम्हारे साथ पिताजी क्या मीनल को भेज रहे हैं? कब? मेरा ख्याल है तुमने शायद खत लिखकर छोड़ दिया हो। सदा सदा के लिए आबद्ध, शोभन। कैसी तन्मयता थी इन शब्दों में, सदा सदा के लिए आबद्ध। बहुत कम ऐसे क्षण आते हैं जब इस बात का अनुभव हो कि शब्दों में भी प्राणों का स्पंदन होता है। पत्र पढ़ते पढ़ते ऐसा अनुभव हुआ जैसे शब्द नन्हे नन्हे पक्षी हों जो कलरव करते हुए मेरे आसपास सिमट आए हों। कितनी ही देर तक मैंने शब्दों की उस एकांत निकटता का आस्वादन किया। तभी आहट हुई और लगा कोई आ रहा है। कल्पनाओं का वह परिवेश अनायास टूटा और मैं यथार्थ के धरातल पर आ गई। मुझे खीज हुई कि एकांत भंग करने वाला वह कौन है। वह मीनल थी। मीनल को देखकर मैं फिर सहज हो गई। मीनल ने सहज कौतूहलवश आते ही पूछा, शोभन दा का खत था ना? बहुत कॉन्फिडेंशियल ना हो तो एक आध पंक्ति मुझे भी पढ़ा दो। उस समय तूने मुझे छेड़ा था ना, अब मैं तुझे छेड़ूंगी। तेरे बारे में तो विशेष रूप से कुछ लिखा है, लेकिन देखने नहीं दूंगी। मीनल आरक्त होकर उदास हो गई। निश्चय ही मैं उसकी संवेदना को छेड़ना नहीं चाहती थी। तुरंत ही मैंने उसको बाहों में खींच लिया और आग्रह से पत्र उसके हाथों में दे दिया। मैंने ध्यान से देखा कि पत्र पढ़ने के बाद वह उदासी की दुनिया से लौटी नहीं, बल्कि जाने किन गहराइयों में डूब गई थी। उदासी की गहराइयों में डूब डूब जाने वाली मीनल के वे क्षण उस समय मैं पहचान नहीं पाई थी। आज ये भी समझ में आता है कि शब्दों में झलकने वाला प्राण स्पंदन भी चाबी भरे खिलौने की उस गति की तरह होता है जिसके समाप्त हो जाने पर वही खिलौना क्षण भर में निष्प्राण हो रहता है। 2 दिन शब्दों में बसी उस पुलक से एकांत आलाप करते बीत गए। एकांत का हर क्षण साक्षी था कि मैं अपने अंतर मन में वहाँ अकेली नहीं थी, शोभन वहाँ थे। लेकिन अगला दिन वैसा ही नहीं रहा। हंसी खुशी भरे घर का वातावरण अनायास ही कड़वा हो उठा। मैंने सुना नीचे से तीखी आवाज़ आ रही थी, मीनल के भाई साहब की। सदा सहज और सागर की तरह शांत रहने वाले मीनल के भाई जैसे बरसों से ठंडे पड़े किसी ज्वालामुखी की तरह आग बरसा रहे थे। मैं चौंक गई। क्षण भर को विश्वास न हुआ कि जो सुन रही हूँ वह सच है, लेकिन वह सच था। क्षोभ के कारण शायद वे परिस्थिति तक भूल गए थे। उनके चीखने के साथ साथ मीनल के रोने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। मैं उठकर जीने तक आई, पर नीचे उतरने की हिम्मत नहीं हुई। उनके शब्द बरछों से भी अधिक तीखे थे। क्रोध के कारण वे संयम भूल गए थे। वे कह रहे थे, अपनी ही बहन का सुहाग लूट रही थी उसी घर में रहकर। कलकत्ता गई थी नौकरी और रिसर्च करने या जीजा जी के बिस्तर पर सोने? तेरा तो गला घोटकर जमीन में गाड़ देना चाहिए। उसी तरह बकते हुए
वे शायद दूसरे कमरे में चले गए थे। मीनल के रोने की आवाज़ थोड़ी देर तक आती रही थी और फिर बंद हो गई थी। नीचे उतरने की इच्छा फिर भी नहीं हुई। थोड़ी देर वहीं ठहरकर मैं वापस लौटने को हुई कि नीचे शोर मच गया। वहाँ खड़ी नहीं रह पाई। आशंकित मन लिए जल्दी जल्दी नीचे उतरी। मीनल रोते रोते बेहोश हो गई थी। उसकी बेहोशी के कारण अचानक भाग दौड़ मच गई थी। फर्श से उठाकर उसे पलंग पर लिटाया गया और ठंडे पानी के छींटे दिए जाने लगे। मुझे जैसे काट मार गया। मीनल होश में आकर भी सहज नहीं हो सके। पागलों की तरह इधर उधर अजनबी दृष्टि से देखा और अस्फुट स्वर में बोली, मैं तो जीजी के घर से आत्महत्या ही करने निकली थी, पर कुंतल की बड़ी बड़ी आंखों की ममता भरे आंसुओं ने मुझे रोक लिया। शोभन दा की बाहों ने मुझे मरने नहीं दिया। मैं तो उनकी ही धरोहर हूँ। मुझे छोड़ दो। मीनल स्वस्थ न हो पाई। चीख कर फिर बेहोश हो गई थी। उसके बाद उसे बीच बीच में होश आया भी तो केवल इतना कि वह फटी फटी आंखों से आसपास देखकर फिर शांत हो गई। खुशी और उल्लास और बच्चों की किलकारियों से भरा घर एकदम मनहूस हो गया था। अब और रुकने की इच्छा नहीं थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि किससे क्या कहूँ। सुबह बहुत जल्दी नींद खुल गई। न चाहते हुए भी नहाई धोई और अपना सामान समेटकर सूटकेस में डाल लिया। भारी मन लिए हुए नीचे मीनल के कमरे में आई। मीनल होश में थी, लेकिन उसकी आंखों को देखकर लगा कि वह अर्ध विक्षिप्त है। डॉक्टर ने बिल्कुल सुबह ही आकर कुछ दवाइयाँ दे दी थी। मीनल की हालत देखकर मन और भी खिन्न हो गया। सोचा था कि रात भर में वह सहज हो जाएगी, लेकिन हुआ उसका ठीक उल्टा ही। मैंने सोचा कि शोभन को शायद इस बात का अनुमान भी न होगा कि मीनल के कारण वातावरण कैसा भारी हो गया है। संभवतः इस समय भी वे यही समझ रहे होंगे कि उनके कुंतल और मीनल गीत भरे माहौल में डूबी होंगी। काश उन्हें पता होता कि वहाँ वे दिन सहसा काले हो गए हैं। अभी कल ही तो मिला था उनका पत्र। मैंने कल रात एक पत्र स्टेशन पर जाकर डाला था और एक सुबह। उम्मीद है उनमें से एक पत्र मिल चुका होगा और शायद इस खत के साथ एक और मिले। वह पत्र जिसमें मेरा एक गोपन संदेश है और मीनल के नाम एक पत्र। मीनल के नाम पत्र। काश मीनल पत्र पढ़ने लायक मनस्थिति में होती। हल्के से कराहती है और फिर अचेत हो जाती है। इससे अधिक उसे होश ही कहाँ। शोभन ने लिखा है, मन बेहद उदास होने लगा है। ज्यों ही उस कमरे में उसी प्रकार लेटा जैसे सोमवार की रात बिल्कुल जागते हुए काटी थी। शोभन के शब्दों का संसार, काश मीनल भी उस संसार की एक झलक ले सकती। घने अंधेरे में जाती हुई मशाल और रक्त कमल, कौन जाने केवल रेत का घर हो और लाल कमल। जाने दो उसकी बात। फूल को मुरझाने से बचाने के लिए जो कुछ मुझ में बच गया है वह सब बाजी पर लगा दूंगा, बल्कि वह खिला रहे, झोंकों में झूमता रहे। इसमें भी असफल हुआ तो शायद बाजी बिल्कुल हार जाऊंगा। हमेशा के लिए पराजित, अपमानित, खोया हुआ, चुप, और लिखना छोड़ दूंगा। क्या लिखना छोड़ा जा सकेगा? तुम तो कुंतल तब भी मुझे प्यार करोगी ना, जब मैं बड़ा लेखक नहीं रहूँगा, अत्यंत सशक्त व्यक्तित्व, वैभव, समृद्धि, तेज वाला व्यक्ति नहीं रहूँगा। रक्त कमल को खोकर मैं किस बुरी तरह टूट जाऊँगा ये मैं कल्पना नहीं कर पाता। और अक्सर ऐसा होता है कुंतल, जिसके लिए टूटो वह कभी तुम्हें संभालने नहीं आता। रक्त कमल यानी मीनल। क्या शोभन को ये पता होगा कि वह यहाँ अचेत है, टूटी और हारी हुई? और अगर मालूम हो तो क्या उनके अंतर का भी सब कुछ टूट जाएगा और पराजित हो जाएगा? लेकिन इस टूटन से ही क्या केवल रक्त कमल जुड़ सकती है?
सहसा अपनी फुलबगिया में लौट जाने की एक तीखी अनिवार्यता मुझे महसूस होने लगी। लगा जैसे वहाँ कुछ है जिसे चलकर तुरंत अपनी अंजुरियों में समेट कर लेना होगा, और इसमें थोड़ी सी भी देर असह्य ही नहीं बल्कि किसी सीमा तक घातक भी होगी। लेकिन यहाँ परिवेश एक ऐसी उलझन की तरह था जिसमें सहज होना कठिन था। किससे और किन शब्दों में कहा जाए कि मेरा मन अपने संसार में लौटकर उसे आंचल में भरने को हो आया है। रक्त कमल के फूल को मुरझाने से बचाने के लिए जो कुछ मुझ में बच गया है वह सब एक बार बाजी पर लगा दूंगा ताकि वह खिला रहे, झोंकों में झूमता रहे। इसमें भी असफल हुआ तब शायद बाजी बिल्कुल हार जाऊंगा, हमेशा के लिए पराजित, अपमानित, खोया हुआ, चुप, और लिखना छोड़ दूंगा। कहाँ तक लड़ूंगा, कहाँ तक अपने को टूटने से बचाऊंगा। वहाँ रक्त कमल के टूटने के साथ साथ जिसके टूटने का डर था वही तो है मेरा संसार। उसको इस तरह टूटते हुए छोड़कर जाने पर वहाँ मेरे अपने संसार में कब तक कुछ जुड़ा रह सकेगा। अब अचानक मुझे ये भी लगा कि मीनल की ये यातना मुझ पर भी किसी अनहोनी के बादल की तरह घिरती आ रही है। घुटन और बेचैनी धीरे धीरे इतनी अधिक बढ़ गई कि मुझे लगा कि जैसे मेरा दम घुट जाएगा। शाम तक सारा दिन किसी बियाबान रेगिस्तान की तरह थक थक कर पार किया। शाम को नौकर ने आकर एक और खत दिया। कमरे में उदास धुंधलका घिर आया था। चाहकर भी रोशनी जलाने की इच्छा नहीं थी। पत्र हाथ में लिए देर तक नन्हे अक्षरों में लिखा पता देखती रही। बार बार ऐसा लगता जैसे इसमें कोई भूल हो, या जैसे एक नाम काट कर दूसरा नाम लिखा गया हो, या जैसे वह संबोधित किसी और को था लेकिन भटक कर कहीं और आ गया। उसे मैं आशंका नहीं कह सकती, लेकिन वहाँ द्वंद्व था। उस द्वंद्व की परिभाषा देना कठिन है। हाँ, एक निराकार मन अवश्य था। अपने आप को समेट कर उठी और बत्ती जलाई। नितांत असंपृक्त होकर पत्र खोल डाला। मुझे इतना नहीं बांध लेना चाहिए था अपने आप को कुंतल से कि आज मेरा मन कर रहा है कि एकदम होलडाल बांधूं और टिकट लेकर चल दूं। कल शाम कटरे का रामदल निकला था और सारे क्षेत्र में सैकड़ों लाउड स्पीकरों पर चारों ओर से गीत बज रहे थे। बेहद सन्नाटा और ठंड थी। मैं रात को स्टेशन जाकर तुम्हें खत छोड़कर लौटा था। कल दिन को मैंने 2 गैलन पेट्रोल भराया और दिन भर गाड़ी चलाई। कम से कम 50 मील तो दौड़ाई होगी, मनौरी से थरवई तक। बेकार, बेतहाशा। उसकी बेहद थकन थी और नौकर भी मेला देखने गया था। जितना खाली घर था उससे भी ज़्यादा अथाह खालीपन और उदासी अंदर थी। मैं ऐसा पराधीन, निर्भर क्यों होता जा रहा हूँ? ऐसा तो कभी नहीं था। अब और नहीं, और ज़्यादा बिल्कुल ही नहीं सहन होगा। पत्र के पीछे एक दूसरा भी पत्र था, लेकिन उसे देखा नहीं। अपने को संबोधित पत्र में जो मुट्ठी भर आश्वासन मिल पाया था उसे मैं यत्न से सहेज लेना चाहती थी। पराधीन और निर्भर तो शोभन से अधिक मैं थी। मीनल को होश आ गया था, लेकिन मन से वह बिल्कुल ही स्वस्थ नहीं थी। ऐसा लगा जैसे उसे मुझे पहचानने में भी कठिनाई हो रही है। साहस करके मैंने उसके माथे पर हाथ रख दिया। मेरी हथेली थोड़ी देर वहाँ रही, फिर उसके चेहरे पर एक खिंचाव उभरा और आँखों की कोर से कनपट्टी तक आंसुओं की एक रेखा खिंच गई। अपना कांपता हुआ हाथ बढ़ाकर उसने मेरी हथेली थाम ली। बोली कुछ नहीं, और फिर अचानक मैंने देखा मेरी उंगलियों में वह कुछ टटोल रही है। मेरी उंगली में पड़ी हुई वही मीने वाली अंगूठी उसने उतारी और खींचकर अपनी हथेली में दबा ली। एक क्षण के लिए मैं अवसन्न हो गई। मुझे लगा जैसे नीले कमरे के छज्जे से मुझे किसी ने अपनी फुलबगिया में धकेल दिया है और फुलबगिया में मेरे चारों ओर फूलों के बजाय जंगली कांटेदार झाड़ियाँ हैं, और उन झाड़ियों से न जाने कितने अमानवीय चेहरे
लगातार मुझ पर हंस रहे हैं। मैं सिहर उठी। ये अध्याय पूरा सुनने के लिए अब आइए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो मैं उस प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगी जब पिछले अध्याय में मैंने आपसे कहा था कि इस अध्याय को मैंने 2 भागों में विभाजित क्यों किया, और उसका उत्तर ये है कि मैं चाहती थी कि आप इस अध्याय के पहले भाग के शोभन और दूसरे भाग के शोभन को एक साथ रखकर अंतर कर पाएं। पहले भाग में हम देखते हैं कि शोभन और कुंतल पूरी तरह से एक दूसरे में ही डेडिकेटेड हैं, समाहित हैं। उनके जीवन में ऐसा लगता है कि यदि मीनल की भी आवाज़ आ जाती है या कभी कभी माँ भी आ जाती है तो ऐसा लगता है कि अरे ये क्या हो गया। हम पाठक के तौर पर ये देखते हैं कि कुंतल की दुनिया शोभन है और शोभन की दुनिया मीनल है, क्योंकि वो दोनों इतने प्रेम में डूबे हुए होते हैं एक नवविवाहित जोड़े के तौर पर। वहीं जब हम इस दूसरे अध्याय को देखते हैं और उसमें शोभन का किरदार देखते हैं तो निजी तौर पर मुझे ऐसा लगा कि इस आदमी का अंतर्मन कितना बिखरा हुआ है कि पहले जिसे मैं समझ रही थी कि इसके जीवन में कुंतल के अलावा किसी और के लिए आंखें ही नहीं हैं, वहाँ हम देखते हैं कि कई नाना प्रकार के किरदार आते जाते रहते हैं और जिनमें कोई संतोला है, कोई बेनो है, कोई गोल्ड फिश रेड फाइटर है, कोई मीनल भी है और कुंतल भी है। और मुझे ऐसा लगा कि शोभन को अकेलापन ऐसा लगता है जैसे वो उसे काट कर खा जाएगा, क्योंकि वो तो घर में टिकने को तैयार ही नहीं होता। वो कभी किसी से मिलने जा रहा है, कभी देव बाबू मिल गए हैं, कभी कोई और भैया मिल गए हैं, कभी जीजा जी मिल गए हैं, कभी संतोला के पास चला गया है, कहीं कोई बिबियाँ हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं और उनसे मिलने चले जाता है। वो 50-50 मील तक गाड़ियाँ दौड़ाता रहता है लेकिन घर नहीं आ पाता है। अपना अकेलापन ही उसे खाने को दौड़ता है। एंड कंपेयर दिस विद कुंतल आस्किंग शोभन कि प्लीज़ मुझे मत जाने दो, मुझे अकेला मत छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ ही जाना चाहती हूँ। तो शोभन स्वयं कुंतल की नहीं सुनते और उसे अकेले ही भेज देते हैं जिद करके। लेकिन जब कुंतल चली जाती है तो शोभन एक तरीके से अपने आप को उस अकेलेपन का विक्टिम बनने से भी नहीं रोकते। नॉट इन द सेंस कि वो उस अकेलेपन से परेशान हैं, बल्कि वो उस अकेलेपन का प्रदर्शन करने से भी बाज नहीं आते। जैसे कि वो बिबिया से कहते हैं कि महाराज की महारानी तो उनकी बहन के साथ भाग गई हैं, उठा कर ले गई हैं उनको, ऐसा कुछ वो यूज़ करते हैं कि वो अकेलेपन में कितने ज़्यादा परेशान हैं। और मैं बार बार यही प्रश्न कर रही थी कि अरे बाबा, अगर आप इतने ही परेशान हैं उसके जाने से तो उसको अकेले ना भेजते। आप क्यों कह रहे थे कि नहीं तुम्हें जाना ही होगा। और ये जो बिखराव है ना, इस अध्याय को मैंने आपको सुनाने के लिए भी कई बार पढ़ा, लेकिन वो बिखराव को मैं समेट नहीं सकी, क्योंकि वो जो बिखराव है वो इट इज़ नॉट अबाउट मी एज अ रीडर और अबाउट कांता भारती जी एज अ राइटर, बट अबाउट शोभन एज अ पर्सन। कि उनके जीवन में नाना प्रकार के किरदार आते जाते रहते हैं जिनका कोई इंट्रोडक्शन नहीं होता कि वो कौन है, क्यों है, उनके जीवन से उनका क्या संबंध है, बस वो आते हैं और चले जाते हैं। तो ये तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं उस कॉन्वर्जेशन पे जो शोभन ने मन ही मन संतोला के साथ की। पहली बार पढ़ने पे तो मुझे समझ ही नहीं आया था कि चल क्या रहा है कि मुझे लगा ये पत्र जो है ये कुंतल को संबोधित है तो इसमें कुंतल से संबंधित बातें होनी चाहिए। लेकिन ऐसा लगा कि मन ही मन ये संतोला से भी अपने बीते हुए कल के बारे में बातें कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये भी बता रहे हैं कि मेरा आधा हिस्सा जीवित नहीं है, तुम मुझे जिला नहीं सकी, तुम बेनों की तरह नहीं हो, मैं अपने आप को किसी को भी समर्पित करने में डरता हूँ।
और मन ही मन संतोला कह रही है कि अब मत डरो, कुंतल तुम्हें संभाल लेगी। तुमने संतोला को अपने आप को समर्पित किया था, लेकिन संतोला तुम्हें नहीं संभाल पाई, अब तुम कुंतल को अपने आप को दे दो। और बात यह है कि संतोला ने ऐसा कहा भी नहीं है। ये सब एक तरीके से शोभन अपने आप से ही बात कर रही हैं और एक तरीके से अपनी ही ईगो को एक मुझे लगा कि सैटिस्फाई कर रहे हैं कि रहा होगा उनका कोई पास्ट संतोला के साथ और किसी बेनों के साथ, मगर वो अभी उनसे मिलने जाते हैं और उनसे मन ही मन मनगढ़ंत कुछ बातें करे जा रहे हैं, जिसमें अभी भी वही एक विक्टिम है उनके छोड़े जाने के। और ये बात मुझे और अजीब लगी कि ये बात आप कुंतल को एक पत्र के ज़रिए क्यों हिंट देकर बता रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि पत्र को 2-3 बार पढ़कर ही मुझे लगता है समझा जा सकता है कि पत्र क्या कहना चाह रहा है। तो ये बात आप कुंतल को इस तरीके से क्यों कन्वे कर रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आया। और फिर वो ये भी कहते हैं कि ये पत्र है जो बेनों के नाम है, तुम बेनों को दे देना, ये बात वो कुंतल से कहते हैं। तो आई कुडंट अंडरस्टैंड व्हाई ही इज़ वीविंग सो मैनी स्टोरीज, सो मैनी वर्ड्स, स्टोरीज विद इन स्टोरीज एंड एड्रेसिंग इट टू कुंतल, कि एज ए रीडर हमको समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, क्यों बात ये छेड़ी जा रही है, वेयर इज़ दिस लैंडिंग इन अ वे। तो दैट वॉज अ कन्फ्यूजन दैट आई थिंक इज़ इनहेरेंट इन द नेचर ऑफ शोभन। अब तक के पिछले जितने भी अध्याय हमने पढ़े हैं उसमें शोभन का किरदार खुलकर अभी तक किसी रूप में जो आया है, मुझे लगता है वो इस पत्र के ज़रिए ही आया है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें घटती हैं, वो क्या सोचता है, यहाँ पे हमने बहुत अच्छी तरीके इस पत्र के ज़रिए देखा है। और ये कन्फ्यूजन जो मुझे महसूस हो रही है, शायद आपको महसूस हुई इस पत्र को पढ़कर, मैंने देखा कि कुंतल को नहीं महसूस हुई। कुंतल बस इतना लिखती है कि कैसी तन्मयता थी इन शब्दों में, सदा सदा के लिए आबद्ध तुम्हारा शोभन। मुझे पढ़कर ऐसा लगा था कि अरे बहन, तुमने पूरा पत्र नहीं पढ़ा क्या, तुमने सिर्फ आखिरी की 2 लाइनें पढ़ ली क्या और तुम खुश हो गई हो कि उसने बस इतना लिख दिया कि तुम्हारा हूँ, सदा सदा के लिए आबद्ध हूँ, तो तुम उन्हीं चीज़ों में खुश और करीबी महसूस किए जा रहे हो शोभन के लिए, बाकी चीज़ें भी तो पढ़ो। वाई आर यू नॉट आस्किंग कि ये सब क्या चल रहा है इस पत्र में। बट दैट वाज मी एज अ रीडर, मेरे दिमाग में वो सारी चीज़ें आई। एक अगला प्रश्न जो मेरे दिमाग में आया कि आपके पति ने अगर आपके लिए पत्र लिखा है तो वो एक निजी चीज़ है। सबसे पहले तो किसी का बनता नहीं है कि वो आए और बोले कि क्या मैं ये पत्र पढ़ सकती हूँ, और उसके बाद आपका ये नहीं बनता कि आप खुशी खुशी वो पत्र उसको सौंप दे और बोले लो पढ़ो। ये चीज़ मुझे बहुत अजीब लगी थी कि कुंतल, तुम इतनी भोली हो, अपना निजी पत्र तुम किसी और को कैसे दे सकती हो मीनल को पढ़ने के लिए। और उसके बाद जो भी मीनल का की जो घटना घटी है, ओ गॉड, I just want to repeat what I said in the beginning of the episode, and that is कि पूत के पाँव पालने में नज़र आ जाते हैं। ये एक कहावत है, हमारे राजस्थानी में बहुत कहते हैं कि आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, कि जब एक बच्चा छोटा होता है तो उसके पाँव पालने में ही दिख जाते हैं, यानी कि लक्षण पहले से ही उभर आने लगते हैं कि आगे क्या होने वाला है या क्या घट रहा है, उसका अंदेशा पहले से ही हो जाता है। तो इस चैप्टर को आप आने वाले चैप्टर्स के लिए एक अंदेशा समझिए कि वो जो घटने वाला है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, वो जो खिचड़ी पक रही थी उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, वो यहाँ से हुई। अब आगे बता दूंगी तो फिर आपके लिए अध्याय का की कहानी खुल जाएगी आगे आने वालों की, वो मैं नहीं कर सकती। पर हाँ, मतलब इस अध्याय को पढ़ने सुनाने का मेरा जो अनुभव था वो ज़्यादातर डिस्कम्फर्ट का था, बिकॉज आई वॉज फीलिंग अनकम्फर्टेबल ऑन बिहाफ ऑफ कुंतल, because it seems that Kuntal is not able to see any of these things that we are able to see now, और इवन कुंतल इज़ एबल टू सी नाउ, क्योंकि कुंतल ही खुद कहती है कि मैंने ये चीज़ों को अगर ठीक से उस समय भांप लिया होता तो ये जो भी मैं लिख रही हूँ ये अलग तरीके से लिखा जाता। तो उस समय की जो उस परिस्थिति में जो कुंतल है वो शायद ये सारी चीज़ों को नहीं देख पा रही है, जो लिखने वाली कुंतल या कांता और हम पढ़ने वाले लोग इसे देख पा रहे हैं। तो काफ़ी
कचकचाने वाला था ये अध्याय मेरे लिए। और भी एक बात विच आई थिंक आई हैव नॉट सेड बट आई शुड से इट, कि समझ नहीं आता कि शोभन के मन का ये अंतर्द्वंद आ कहाँ से रहा है। कहीं ना कहीं पढ़ते समय मुझे ऐसा लग रहा था दैट योर लाइफ एंड योर वर्ड्स डू नॉट सीम टू मैच, यू नो, क्योंकि वो बार बार कह रहा है कि मैं उसमें डूब नहीं पाता हूँ, मैं मेरा कोई हिस्सा मर चुका है, एक यमी आकर खड़ी हो गई है, वो यमी कौन है वो नहीं बताता है। तो ऐसा लगता है ही सॉर्ट ऑफ लिविंग अ डुअल लाइफ, कि उसकी बाहर की लाइफ, क्योंकि हमने पिछले अध्याय में देखी, बहुत खूबसूरत है कुंतल के साथ उसका जो जीवन घट रहा है, देयर इज़ नथिंग टू कंप्लेन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट व्हेन वी रीड दिस लेटर दैट ही इज़ रिटन, वी फील कि ओके, अच्छा अच्छा, I feel there is a sense in him to, I don't know, I think I'm oversharing here, but a sense to impose a sort of literary glory to his internal life or internal world, कि उसको किसी तरह भी तो सुंदर वर्ड्स में या कोई एक कृत्रिम गहराई देने के लिए वो शब्द लिखे गए हैं, ऐसा मुझे लगा। कि मतलब एक होता है ना दैट यू आर सेइंग थिंग्स फॉर द सेक ऑफ सेइंग देम, यू आर सेइंग थिंग्स बिकॉज यू नो द वे यू आर सेइंग देम विल मेक देम मोर मीनिंगफुल, यू नो, इट इज़ अ काइंड ऑफ इम्पोज्ड मीनिंगफुलनेस। एक सुपरफिशियल लेवल पर कुछ गहराई गढ़ने की कोशिश मुझे उसमें दिखी। मुझे ये भी नहीं समझ आया कि जब पत्र खुलता है तो वो कहता है कि कुंतल से कि केवल मीनल तुम्हें संभालने में समर्थ है। एंड आई वाज लाइक, किस चीज़ में संभालने के लिए समर्थ? मीनल तो आपकी दोस्त है, आपकी बहन है, और वो आपको बार बार कलकत्ते से पत्र भेज रही है, तो आपके अंतर्द्वंद को आप कुंतल पर डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि मीनल अब तुम्हें संभालेगी। दैट वाज आल्सो वेरी कंफ्यूजिंग टू मी। तो या आई थिंक दिस इज़ माई टेक अवे फॉर दिस अध्याय, कि मुझे नहीं पता मैं आपको इसको कितने अच्छे से डिस्कस कर पाई या कितने अच्छे से समझा पाई। इट्स अ वेरी लाइक अ कंफ्यूजिंग अध्याय टू सॉर्ट ऑफ टॉक अबाउट एंड एक्सप्लेन। बट या आगे आने वाले अध्याय के लिए इस अध्याय को आप यही समझिएगा कि पूत के पाँव पालने में नज़र आए हमको। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले अध्याय में। होपफुली दैट विल मेक मोर सेंस एंड दैट विल ब्रिंग टुगेदर वट एवर इज़ सॉर्ट ऑफ बिखरोइंग इन द मोमेंट। या बहुत शुक्रिया इस अध्याय को और इस डिस्कशन को सुनने के लिए, इस कन्फ्यूजन भरे डिस्कशन को सुनने के लिए। अब मैं आपसे अगले हफ्ते मिलती हूँ छठे अध्याय के साथ। दैट वाज ऑल फ्रॉम मी एंड कांता भारती जी। अंटिल अगली बार, स्टे हाई ऑन साहित्य।